मैं इस बात में दृढ़ विश्वास रखता हूं कि केवल बैंक ही है जो बैंकिंग एज ए सर्विस को उचित तरीके से निष्पादित कर सकता है, जिसे यह देखकर अच्छा लगता है कि जेपी मॉर्गन अपने उपयोगकर्ता डेटा को विज्ञापनदाताओं के लिए मुद्रीकृत कर रहा है। ऐसा करने का यह एक तरीका है और मैं आपसे इसे एक कदम आगे ले जाने का आग्रह करता हूं। यदि आपके पास फ्रंट एंड पर ये सभी भागीदार हैं तो आपके पास अपने क्लाइंट के सभी डेटा तक पहुंच होगी। क्यों ना आप एक उत्पाद बनाएं, मान लीजिए अरुण के लिए एक जमा उत्पाद, जहां आपको आपके जमा किए गए 10,000 या 5,000 डॉलर के लिए ब्याज दर या लाभ दर देने के बजाय मैं आपको हर बार आपके डेटा के पिंग होने पर 0.10 देता हूं। हमारे साथ सिंगापुर से आए एक विशेष अतिथि हैं। उनका नाम है केल्विन टैन। वह ऑनडेक्स के सीईओ और संस्थापक हैं। यहाँ उन बैंकों के लिए 2 या 3 सीखियाँ हैं जो बैंकिंग एज ए सर्विस रणनीति अपना रहे हैं आपके दक्षिण पूर्व एशिया के अनुभव के आधार पर। इसके लिए आपको एक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी। जब आप अपने आप को बड़े पारिस्थितिकी तंत्र बुनियादी ढांचे में एम्बेड करने के इस मार्ग पर जा रहे हैं जो लाखों समवर्ती उपयोगकर्ताओं का समर्थन करेगा। आज के कार जीनोमिक्स विद अरुण के एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे पास सिंगापुर से आए एक विशेष अतिथि हैं। उनका नाम है केल्विन टैन। वह ऑनडेक्स के सीईओ और संस्थापक हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उचित होगा यह समझाना कि ऑनडेक्स क्या करता है, इसलिए पहले मैं केल्विन का स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद अरुण, यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। खैर, सोफे पर आपका स्वागत है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब आप और मैं एक टेबल के आमने सामने बैठे हैं, है ना? हमने यह सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में किया था, जो एक बहुत ही संक्षिप्त बातचीत थी। हाँ, अभी 6 महीने पहले की बात है। अभी 6 महीने पहले की बात है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन तो दुबई में आपका स्वागत है, सोफे पर आपका स्वागत है, शो में आपका स्वागत है। हमें बताइए कि ऑनडेक्स क्या करता है। खैर, ऑनडेक्स ने प्रभावी ढंग से एक बैंक इन ए बॉक्स बनाया है। हम किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था को एक डिजिटल बैंक या बैंकिंग एज ए सर्विस की क्षमता को ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड इंप्लीमेंटेशन प्रदान करा सकते हैं। ये सभी एक ही डिजिटल बैंकिंग स्टैक के पीछे उपयोग होने के मामले हैं। हमारे बैंक इन ए बॉक्स में फ्रंट एंड से लेकर सब कुछ शामिल है, जिसमें मोबाइल ऐप, एसडीके इंटीग्रेशन, सीआरएम से लेकर कस्टमर जर्नी का मध्य स्तर, डेटा इंटरफेस, रियल टाइम एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग, प्रोडक्ट इंजन और स्टैक और ऑपरेशंस की ऑब्जर्वेबिलिटी तक सब कुछ शामिल है। तो हमारे साथ और शायद एक क्रेडिट डिसीजनिंग इंजन, एक इशूअर प्रोसेसर के साथ आप 6 महीने में या पूरे डिजिटल बैंकिंग स्टैक के लिए मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बैंकिंग एज ए बॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आया। ठीक है, लेकिन ऑनडेक्स का डीएनए क्या है? ठीक है, मुझे लगता है कि आप एक बैंक से निकले थे और मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा संदर्भ दें कि ऑनडेक्स कैसे अस्तित्व में आया। और मैं दूसरा सवाल भी पूछता हूं। आप बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई डीएनए है जिसका आप लोग दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल। तो ऑनडेक्स की कहानी वास्तव में 2017 के अंत में शुरू हुई। ठीक है, सही है। और उस समय मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्मचारी था। मैंने ये विचार प्रस्तुत किया और यह तब की बात है जब एम्बेडेड फाइनेंस और बैंकिंग एज ए सर्विस फिनटेक की आधिकारिक शब्दावली का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, मैंने जो कहा वह यह था कि देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को दुनिया भर में 30 और उससे भी अधिक लाइसेंस मिले हैं। हम क्यों नहीं? ग्राहक अधिग्रहण की लागत को कम करने और सेवा लागत को कम करने के प्रयास में और स्केलेबल बैलेंस शीट्स बनाने और रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाने के लिए पूरे बैंक को वैश्विक स्तर पर रखा गया है। इस समय ये याद रखें कि 2017 बड़े पारिस्थितिकी तंत्र खिलाड़ियों का आगमन का समय था। ठीक है, एशिया और दक्षिण एशिया और यहां तक कि मध्य पूर्व में भी ई कॉमर्स खिलाड़ी, सूक और दोस्तों ने अभी शुरुआत की है। आपके पास सोशल मीडिया खिलाड़ी थे, आपके पास ओटीए थे, जो सभी सरल एम्बेडेड फाइनेंस की तलाश में थे। खैर, अब हम इसे एम्बेडेड फाइनेंस कहते हैं। उस समय हमें नहीं पता था कि इसे क्या कहना है। वित्तीय सेवाओं का एकीकरण उनके पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरह से एकीकृत किया गया कि यह सहज हो। ठीक है, वे सभी उबर चेकआउट अनुभव को दोहराना चाहते थे, लेकिन कई रूपों में। तो उस प्रवृत्ति को देखते हुए मैंने कहा, क्यों ना हम पूरे बैंक को व्हाइट लेबल क्यों नहीं कर दें। अब बिजनेस मॉडल बनाने की यात्रा के रूप में, जिसे अब बैंकिंग एज ए सर्विस के रूप में जाना जाता है, हमने बैंक के बैक एंड को देखा, क्योंकि हमें वास्तव में एक ऐसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी जो लॉग ऑन किए गए सैकड़ों हजारों समवर्ती उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सके, जो एक ही समय में लेन देन कर रहे थे। जब आप खुद को बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करने के इस मार्ग पर जा रहे हैं, तो आपको एक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा जो लाखों समवर्ती उपयोगकर्ताओं का समर्थन करेगा। उन देशों के बारे में सोचें जिन पर हम नजर गड़ाए हुए हैं, है ना? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जीसीसी, ये बड़े बाजार हैं। बोलने के लिए ये कोई सिंगापुर या हांगकांग नहीं है। अब उस मूल्यांकन के आधार पर हमें वास्तव में एहसास हुआ कि बैंक का लेगेसी स्टैक चुनौतियों का सामना करेगा। हम इसके ऊपर एक एपीआई लेयर नहीं जोड़ सकते थे और इसे निष्पादित करने की कोशिश नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं बैंक वापस गया, बैंक की प्रबंधन टीम के पास, और अंततः मैंने बैंक के बैकएंड को पुनर्निर्माण करने के लिए धन की मांग की। ठीक है, हमने वही किया। पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में हमने तब कहा, हम इस पुनर्निर्माण का व्यावसायीकरण क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, हम टेक स्टैक क्यों बनाएंगे और इसे बैंक के भीतर ही क्यों रखेंगे? तो मैं आपको रोकने जा रहा हूं। जब आप बैक एंड कहते हैं तो क्या आपका मतलब एंगेजमेंट लेयर से है या आप कोर की बात कर रहे हैं? इसलिए हमने सब कुछ बनाया, जैसा कि मैंने पहले कहा, मोबाइल अपफ्रंट,
भागीदारों को एम्बेड करने के लिए एसडी के। मुझे फ्रंट लेयर मिलती है, जो है आप जानते हैं एंगेजमेंट लेयर है, इंटीग्रेशन लेयर है, और फिर मुझे लगता है कि कोर लेयर है। तो आप कह रहे हैं कि आप पूरी प्रक्रिया से गुजरे हैं, ठीक है। अब हमने स्पष्ट रूप से पूरी चीज पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि जब हमने उपयोग के मामले को निष्पादित किया जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मौजूदा बैंकिंग लाइसेंस पर बैंकिंग एज ए सर्विस था, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि इस नए वर्टिकल स्टैक के माध्यम से जो भी ग्राहक जुड़ता है वह बैंक के मौजूदा कोर और ग्राहक मास्टर के साथ मेल खाता है। इसलिए बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेरा क्लाइंट है। अब वे मास्टर और स्लेव के बीच डेटाबेस के संबंध को परिभाषित करते हैं और फिर हम सुनिश्चित करते हैं कि सामंजस्य हो। मेरा मतलब है नियामक आवश्यकताओं के अनुसार वास्तविक समय या बैच इस पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन अंततः हमने बैंक के अंदर एक नया बैंक बनाया और फिर इसे बाहर निकाला और अब ऑनडेक्स के रूप में व्यवसायीकरण किया। ऑनडेक्स एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसमें एक बैंक इन ए बॉक्स स्टैक है जो बैंकों को बेचता है। जैसा कि आपने सही कहा, हमारा अनूठा डीएनए यही है। मेरा मतलब है अन्य विशेषताओं और कार्यक्षमताओं के अलावा जिनके बारे में हर कोई बात करता है, हम बैंक में बने हैं और पूरी बैंकिंग स्टैक को वितरित करने की परिष्कृतता, जटिलताओं और नियामक आवश्यकताओं को बहुत ही गहराई से समझते हैं। और हमने इसे 2 देशों में किया है। हमने इसे इंडोनेशिया में किया है, हमने इसे मलेशिया में किया है, और जल्द ही हम न केवल स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए बल्कि एक तीसरे क्लाइंट के लिए एक तीसरे बाजार की घोषणा करेंगे। अनूठे रूप से हमने एक जटिल बहुराष्ट्रीय बैंकिंग वातावरण में एक पूर्ण बैंकिंग स्टैक वितरित किया है, जिसमें एक वैश्विक नियामक, एक स्थानीय नियामक और एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण शामिल है कि यह कैसे काम करता है। हमने इसे उन देशों में पहुंचाया है जहां बुनियादी ढांचा एक चुनौती है, और इसलिए हम डिजाइन के मामले में भी बुनियादी ढांचे के बारे में अज्ञेयवादी हैं। हमें इसे ऑन प्रेमिस, सार्वजनिक क्लाउड और निजी क्लाउड में वितरित करना था, क्योंकि जिन बाजारों का हमने चुना था, इंडोनेशिया और मलेशिया और एक तीसरा देश जिसे घोषित किया जाना है, तीसरा और अंतिम हिस्सा जहां मुझे लगता है कि हमारे पास एक अद्वितीय डीएनए है, वह यह है कि हम एक बैंक द्वारा समर्थित हैं और यह एक बड़ा वैश्विक बैंक है जिसका एक विशाल नेटवर्क है। इसलिए हम कई देशों में सभी डेप्लॉयमेंट से सीखते हुए और वहां तेजी से पहुंचने का तरीका सीखते हुए सर्वोत्तम श्रेणी भी लाते हैं। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया हमारा पहला देश था। इसे बनाने और तैनात करने में हमें थोड़ा समय लगा। स्टैक को शुरू से अंत तक पूरा करने में हमें लगभग 18 महीने लगे, जो कि बैंकों के हिसाब से बहुत जल्दी हुई थी। पहली सफल एंगेजमेंट से दूसरा बाजार में हम ये करने जा रहे हैं कि स्टैक उत्पादन में चला गया। ये सब शायद 7 या 7.5 महीने में हो। ठीक है, सही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वह समय सीमा और कम हो जाएगी। जटिलता मुख्यतः स्थानीय डेटा स्रोतों से जुड़ने को लेकर है। वास्तविक एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट 7 महीनों की तुलना में बहुत कम है। सहमत। तो चर्चा के लिए हम ऑनडेक्स को थोड़ी और गहराई में ले चलते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ बैंकिंग एज ए सर्विस की पूरी अवधारणा को थोड़ा और गहराई से देखना चाहता हूं। ठीक है, तो जाहिर है कि आप बैंकिंग एज ए सर्विस देख रहे हैं। आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के संदर्भ में इसे एक व्यक्तिगत बैंक के दृष्टिकोण से देखा और आपने उनके लिए क्या किया। बैंकिंग एज ए सर्विस पर आपका क्या विचार है? क्या हमारे पास वास्तव में सबसे पहले यह समझने के लिए एक सार्वभौमिक समझ है कि बैंकिंग एज ए सर्विस का वास्तव में क्या मतलब है? सही। प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या आप देखते हैं कि कई बैंक बैंकिंग एज ए सर्विस मॉडल को अपना रहे हैं, या आपको लगता है कि किसी विशेष प्रकार का बैंक इसे सही तरीके से करने के लिए बेहतर उपयुक्त है? और तीसरा, क्या आप इसे एक वैश्विक घटना बनते हुए देखते हैं, या क्या सलाहकार बहुत सारी ऐसी चीजें लिखने जा रहे हैं जो वैश्विक हैं लेकिन वास्तव में यह उतनी वैश्विक नहीं है? तो 3 प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि वे सभी संबंधित हैं। तो मैं बस इसे आपके लिए खोलना चाहता था। हमें इन सभी सवालों पर अपने विचार दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी यकीनन एक ही जगह पर ले जाते हैं। तो अगर आप किसी से पूछें कि बैंकिंग एज ए सर्विस का मतलब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्या है, वास्तव में अगर आप किसी से पूछें कि बैंकिंग एज ए सर्विस का क्या मतलब है, तो आपको शायद उतने ही उत्तर मिलेंगे जितने लोगों से आप पूछेंगे। इसलिए इस मामले में मेरी राय यह है कि बैंकिंग एज ए सर्विस एक बिजनेस मॉडल की बहुत स्पष्ट परिभाषा है। ये एक प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है, और यह किसी और के पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकिंग उत्पादों को प्रदान करने का व्यवसाय है। संक्षेप में, अब जाहिर है इस क्षमता को निष्पादित करने के कई तरीके हैं। मैं दृढ़ विश्वास रखता हूं कि केवल बैंक ही बैंकिंग एज ए सर्विस को सही ढंग से और उचित तरीके से निष्पादित कर सकते हैं। अब यूरोप और अमेरिका में इसके कई मॉडल हैं। आपके पास मिडिलवेयर खिलाड़ी हैं जो उदाहरण के लिए सिनैप्स, यूनिट रेल्स बैंक जैसे हैं, जो बैंक और फ्रंट में लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, मरकरी और अन्य। ये ईएमआई लाइसेंस के साथ ऐसा करने का एक तरीका है, और या मूल रूप से वर्क फ्लो और भुगतान का समन्वय करना और बैंक के साथ उत्पादों को बैक एंड पर चलाना है। लेकिन मूल रूप से उस बिजनेस मॉडल में चुनौतियां हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम पे बैंकिंग कर रहे हैं। ये एक और दो है, आप इस तथ्य पर बहुत निर्भर हैं कि आपके भागीदार बैंक कभी भी प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से एक साथ काम नहीं करता है। अमेरिका में सिनैप्स के साथ क्या होता है, इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट ने एक साथ मिलकर काम किया और सीधे मरकरी तक पहुंच गए। ये मध्यस्थ लेयर के लिए एक बड़ा व्यवधान है।
मैं कई अर्थों में यह तर्क दूंगा कि बैंकों के लिए आगे बढ़ने के लिए बिजनेस मॉडल को मान्य करने की दिशा में यह संभवतः पहला कदम है। इसे और आगे ले जाने के लिए वास्तविकता यह है कि यदि आप सामान्य रूप से डिजिटल बैंकों को देखें तो इस पर बहुत सारा साहित्य है और बीसीजी ने डिजिटल बैंक पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जारी की है। मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल पहले केवल 11 लाभदायक डिजिटल बैंक थे। 500 से अधिक 500 से अधिक या कुछ 11 जैसे, ठीक है, जिनमें से मुझे लगता है कि 8 एशिया पैसिफिक में हैं। और उनमें से अधिकांश किसी न किसी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए हैं। सही, यही मेरा मतलब था। तो ब्राजील में न्यूबैंक को छोड़कर और रूस के बारे में सोचें। हाँ, और ऑकनॉर्थ जुलाई के समय है। हाँ, उनमें से कुछ ही हैं, उनमें से कुछ ही पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन बाकी सभी वास्तव में बैंकिंग एज ए सर्विस हैं। अब मुख्य चीजों में से एक जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो ये है कि जब भी अधिकांश स्थानों, अधिकांश मंचों पर बैंकिंग एज ए सर्विस के बारे में पैनल और बातचीत होती है तो कोई भी बात नहीं करता है या कोई भी सेवा खिलाड़ी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग को आमंत्रित नहीं करता है। चीन में वी बैंक। खैर, हमने अपने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल राउंड टेबल में उन्हें आमंत्रित किया था। वे वास्तव में वहां थे, लेकिन हम उन पर बाद में आएंगे। बिल्कुल, 400 मिलियन उपयोगकर्ता। ये पागलपन भरे आंकड़े हैं। काकाओ 1 साल में लाभ में है ना? साल और आधे में। हाँ, तो मैं इसे इस तरह देखता हूं कि बैंकिंग एज ए सर्विस एक वितरित और सेवा दृष्टिकोण से वित्तीय सेवा उत्पाद के लिए नवाचार है। यह आपके अधिग्रहण की लागत को बहुत कम कर देता है ना? पारंपरिक बैंक की तुलना में 10-15%, और आपकी सेवा लागत 20% तक कम हो जाती है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि आप प्रभावी रूप से ऐसे ग्राहक को शामिल कर सकते हैं जिसकी बैलेंस शीट व्यक्तिगत स्तर पर एक पारंपरिक बैंक ग्राहक की तुलना में आधी हो और फिर भी उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैंकिंग एज ए सर्विस का वैश्विक रुझान वास्तव में बढ़ रहा है ना? अधिक बैंक इन वैकल्पिक बिजनेस मॉडलों के बारे में सोच रहे हैं और 2 मैक्रो रुझान बताते हैं कि यह उनके खुदरा और एसएमई बैलेंस शीट पर इक्विटी पर बेहतर रिटर्न के लिए बढ़ता दबाव है। और 2, दुनिया भर के लगभग सभी बैंकों ने पिछले 15 वर्षों से तकनीकी आधुनिकीकरण को टाल दिया है ताकि खुद को सक्षम बनाने के लिए स्केलेबिलिटी का निर्माण किया जा सके। मुझे लगता है कि अब यह एक दिलचस्प तालमेल बन गया है और हम इस तरह की और भी बातचीत देखेंगे। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बस ये जानने के लिए स्पष्ट रूप से ए से बी तक का सफर मजेदार है, जरूरी नहीं बी हिस्सा भी मजेदार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ए से बी तक का सफर है। मैं आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार करना चाहता हूं। तो हाँ, मैं सराहना करता हूं कि आपके बैंकों ने अपनी तकनीक का आधुनिकीकरण किया है, लेकिन उन्होंने क्या इसे इस संदर्भ में आधुनिक बनाया है कि हम अपनी लेगेसी संरचना में थोड़ा काम हो सकते हैं? क्या हम थोड़ा तेजी से नवाचार कर सकते हैं? लेकिन वे अभी भी ग्राहकों और विशेष रूप से बड़े बैंकों के साथ जुड़ने के तरीके की एंड टू एंड श्रृंखला को स्वामित्व में रखना पसंद करते हैं। ठीक है, आपने बैंकिंग एज ए सर्विस का परिचय दिया। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बैंक में तुरंत 2 चुनौतियां होती हैं, जो हैं लेगेसी माइंडसेट। लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल जाइए, ठीक है, सिर्फ लेगेसी माइंडसेट। पहला शब्द है डिसइंटरमीडिएशन, ठीक है, और डिसइंटरमीडिएशन जरूरी नहीं है कि बुरी चीज हो, है ना? क्योंकि जैसा कि आपने बहुत सही कहा, अगर मैं खुद को डिसइंटरमीडिएट करके और पाई का छोटा हिस्सा लेकर 10 गुना अधिक ग्राहकों को ऑनबोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मैंने 10 गुना वृद्धि की है, तो गणित सही होना चाहिए, है ना? ये कहने के बाद बैंकर जरूरी नहीं कि इस तरह से सोचें। वे महसूस करते हैं कि डिसइंटरमीडिएशन अंत है ना? ये होता है, और फिर हे भगवान आगे क्या होगा? और दूसरा यह है कि आपको एक प्रौद्योगिकी वातावरण और एक स्टैक में सह अस्तित्व करना होगा जो अभी भी कोर बैंक की सेवा कर रहा है, अगर मैं कह सकता हूं, जो खुदरा बैंकिंग से कहीं आगे है ना? क्योंकि ईमानदारी से कहें तो वर्तमान में बांस उपयोग के बहुत से मामले खुदरा और थोड़े से एसएमई के हैं। लेकिन आप जानते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग पक्ष, मुझे लगता है आप मुझे जवाब देंगे। मैं वो प्रश्न अलग से पूछूंगा। आपके अनुसार बैंक इससे कैसे उभरेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि यह तकनीकी खिलाड़ियों का जवाब नहीं है, लेकिन चूंकि आप एक बैंक से आए हैं और आपने ये पूरी यात्रा एक पेशेवर के रूप में और अब एक फिनटेक संस्थापक है, तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है? वे कौन से उदाहरण हैं जहां बैंकों ने इसे सफलतापूर्वक नहीं किया है? काकाओ एक नया बैंक है, ईमानदारी रहें, ठीक है। वी बैंक चीन में है और चीन अद्वितीय है। आप ऐसा और कहां होते हुए देख रहे हैं जहां यह सह अस्तित्व हो सकता है? तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने बीएयू के बगल में एक नया स्टैक स्थापित करें, क्योंकि मेरा मतलब है अपने बीएयू को फिर से इंजीनियर करना एक आशा और प्रार्थना है, क्या हम कह सकते हैं। और ये एक नया स्टैक होना चाहिए जो एक नया बिजनेस मॉडल बनाता है, जो एक नई बैलेंस शीट बनाता है और जो पीछे की ओर सिंक करता है। तो क्या इसे पूरी तरह से अलग करना बेहतर नहीं है? इसे बैंक के भीतर क्यों रखें? क्योंकि आपको बैंक के लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो आप कर सकते हैं। आप बैंक के भीतर एक बैंक बना सकते हैं और फिर भी गवर्नेंस रख सकते हैं, ठीक है। तो अंत में आपके पास लाइसेंस हो सकता है, आपके पास अनुपालन कवर हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी अलग मानसिकता वाले लोगों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे पूछें कि बैंकिंग एज ए सर्विस मॉडल के 2 प्रमुख सक्षम कौन हैं, एक है फ्रंट एंड पर सही भागीदार, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसे भागीदार जो मॉडल के पारस्परिक लाभों को समझते हैं, जो निष्पादन के मामले में आपका समर्थन करेंगे, और वरिष्ठ अधिकारियों की दो मानसिकताएं जो मूल रूप से कहती हैं मैं इस व्यवसाय को अलग से संलग्न करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह मैट्रिक्स के एक अलग सेट पर चले, और क्रेडिट अंडरराइटिंग जोखिम के तरीकों का एक अलग सेट, उदाहरण के लिए वैकल्पिक डेटा के साथ बड़े पैमाने पर बाजार पर, यह देखते हुए कि आपके पास कई भागीदार होंगे। ये मैंने कहाँ देखा है? जाहिर है मैं पक्षपाती हूं। हमने इसे इंडोनेशिया और मलेशिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए किया है। मेरा मानना है कि स्वीडन में क्रिस पामर के साथ जुड़े एसईबी ने भी इसे बहुत दिलचस्प तरीके से किया है। मुझे लगता है कि वोडेनो ने इसे एन बैंक के लिए इसमें कुछ हद तक मदद की है। उनके पास एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है क्योंकि उन्होंने वोडेनो को एक अलग मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है, लेकिन यह एओन बैंक की सहायक कंपनी है, इसलिए यह थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी एक अलग और विशिष्ट स्टैक है जो एक ही लाइसेंस पर चल रहा है और उन मैट्रिक्स के लिए विशिष्ट एक अलग प्रबंधन टीम है। अब वापस आपके प्रश्न पर आते हैं, और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है जहां पुराने बैंकर या ऐसे बैंकर जो इस मानसिकता के साथ हैं कि अगर हम बैंकिंग एज ए सर्विस प्रदान करते हैं और एंड यूजर अनुभव किसी और के प्लेटफॉर्म पर होता है तो हम डिसइंटरमीडिएट हो जाते हैं, और यह आप जानते हैं हमारे ग्राहक के साथ हमारे संबंधों का अंत है। हाँ, इसलिए मैं यह परिकल्पना आपके सामने रखता हूं। मैं बैंकिंग एज ए सर्विस को एक वितरण नवाचार के रूप में मानता हूं। बिजनेस मॉडल को भूल जाइए। वितरण नवाचार एक बड़े खेल का पहला कदम है। यदि आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सीईओ थे और आप बैंकिंग से आगे जाना चाहते थे, बहुत आगे, तो इसे इस तरह से सोचें। आप एक प्रौद्योगिकी स्टैक सेट करते हैं जो वास्तविक समय स्केलेबल डेटा चलाता है। आप फिर पार्टनर 1 को प्लग इन करते हैं, मान लीजिए एक OTA है ना, तो यात्रा। आप पार्टनर 2 को प्लग इन करते हैं जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आप पार्टनर 3 को प्लग इन करते हैं जो एक सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक, शीर्ष 3 में जो भी हो, जिसका अर्थ है कि अब आप 10 मिलियन ग्राहक उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो आपके प्लेटफॉर्म बैलेंस शीट पर शामिल हैं, आपके साथ बैठते हैं। अब आप समझते हैं कि वे अपनी यात्राओं पर क्या खरीदते हैं। अब आप समझते हैं कि वे अपनी यात्राओं पर कहाँ जाते हैं। आप फिर जानते हैं कि वे सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास उस सभी जानकारी तक पहुंच है और आपके पास उस एक्सेस को चलाने के लिए स्केलेबल डेटा लेयर है। आप जानते हैं इसके चारों ओर जीनीआई बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आपको पूरी तरह से नई वित्तीय सेवाएं, उत्पाद और सेवाएं बनाने से क्या रोकता है जो RWA के अनुकूल नहीं है? आप उधार नहीं देते, कोई जोखिम भरित एसेट नहीं है। आप JP मॉर्गन के साथ जो करते हैं वह है काफी दिलचस्प तरीके से कोशिश करना, और मैंने इसके बारे में कुछ साल पहले बात की थी और मैं यह देखकर बहुत रोमांचित हुआ कि JP मॉर्गन अपने उपयोगकर्ता डेटा को विज्ञापनदाताओं के लिए मुद्रीकृत कर रहा है। ये इसे करने का एक तरीका है, और मैं आपसे इसे एक कदम आगे ले जाने का आग्रह करता हूं। यदि आपके पास फ्रंट एंड पर सभी भागीदार हैं तो आपके पास अपने क्लाइंट के सभी डेटा तक पहुंच है। क्यों ना आप एक उत्पाद बनाएं, मान लीजिए अरुण के लिए एक जमा उत्पाद, जहां आपको आपके जमा किए गए $10,000 या $5,000 के लिए ब्याज दर या लाभ दर देने के बजाय मैं आपको हर बार आपके डेटा के पिंग होने पर 0.10 देता हूं, क्योंकि मैं इसे किसी विज्ञापनदाता को बेचता हूं, मैं इसे किसी प्रकार की शोध कंपनी को बेचता हूं, और इसी तरह आगे। यह एक है तो उत्पाद पक्ष पर नवाचार है, और यह इसे करने का एक तरीका है, डेटा मुद्रीकरण। हाँ, दूसरी ओर आपको डैशबोर्ड उपयोगकर्ता अनुभव बनाने से क्या रोकता है, और अनिवार्य रूप से AC नीलसन जैसी कंपनियों को दरकिनार करते हुए सीधे FMCG कंपनियों को प्रदान करने से क्या रोकता है? ठीक है, एक डेटा इंटेलिजेंस कंपनी बने तो आप न केवल एक बैलेंस शीट वाले बैंक हैं जो ग्राहक अनुभव चलाता है और बड़े पैमाने पर बाजार और वित्तीय समावेशन में वित्त पोषण प्रदान करता है, आप वैकल्पिक मॉडल भी बनाते हैं जो बड़े पैमाने पर ROI में वृद्धि करते हैं। मैं आपसे किसी भी बात पर असहमत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे एक तर्क है, लेकिन हम इसे केल्विन और अर्जुन से आगे कैसे ले जा सकते हैं जो बुधवार की देर शाम दुबई में इस बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, बैंकों को हमें एक सरल मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने में काफी संघर्ष करना पड़ा है, ठीक है, जो अभी भी काम नहीं करता है। कभी कभी जब आप एक बटन दबाते हैं आप उससे उस हर चीज की ओर कैसे जाते हैं जिसे आपने अभी अभी चित्रित किया है। और हाँ, एक खिलाड़ी होगा, 2 होंगे, 5 होंगे, और आप जानते हैं वे हमेशा इन चीजों में अग्रणी रहेंगे, है ना। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे गलत साबित करते हैं, तो क्योंकि मैं गलत साबित होने पर बहुत खुश होऊंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि प्रबंधन के संचालन के तरीके में, प्रतिभा को लाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाना होगा, क्योंकि आप लोगों के एक बहुत ही अलग समूह के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो जोखिम को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो विनियमन को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो डेटा को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। ईमानदार रहें, बैंकों के पास लंबे समय से बहुत सारा डेटा है, वे अभी भी SME को अंडरराइट नहीं कर सकते, ठीक है, सच रहे। हर साल मैं दुनिया के हर बाजार से एक रिपोर्ट पढ़ता हूं कि SMEs अनडिजर्व्ड हैं। हाँ, ठीक है, मैं इस व्यवसाय में 20 वर्षों से हूं और SME अभी भी अनडिजर्व्ड हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत अधिक डेटा है,
इसलिए फिर से मैं बैंक के खिलाफ नहीं होना चाहता। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है मैंने लगभग 5 या 10 साल पहले अमेरिका में कुछ बहुत दिलचस्प होते देखा, जब वहाँ बैंकिंग एज ए सर्विस पहली बार आई और वास्तव में बिना किसी ओपन बैंकिंग विनियमन के आई। ये मूल रूप से बाजार की ताकतें थीं, ठीक है। और मैंने देखना शुरू किया कि ये बैंकिंग संस्थान उभर रहे थे जो पूरी तरह से केवल बैंकिंग एज ए सर्विस खिलाड़ी थे, है ना। उनके पास आप उन्हें जो भी कहना चाहें, उनके चार्टर थे। उदाहरण के लिए ग्रीन डॉट, दूसरा जो क्रॉस रिवर के साथ काम करता है। और इसलिए मैं गया, आप जानते हैं ये दिलचस्प है। तो एक पूरी नई पीढ़ी के बैंक उभर रहे हैं, ठीक है। वे एम्बेडेड फाइनेंस को सक्षम करने में बहुत केंद्रित हैं और ये जानते हैं, और इसलिए एम्बेडेड फाइनेंस आया। लोगों को एम्बेडेड फाइनेंस पसंद है क्योंकि इसकी सुंदरता ये है कि ये ज़रूरत के समय समस्या का समाधान करता है, ठीक है। चाहे वह भुगतान हो, चाहे वह उधार हो, हमें BNPL पसंद हो या ना हो, अवधारणा BNPL के बारे में नहीं है। अवधारणा यह है कि आपको वह क्रेडिट तब मिलता है जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। और यह अंतिम उत्पाद से जुड़ा होता है। तो मैंने सोचा, अरे अंदाज़ा लगाइए, अब आपके पास ये सभी छोटे बैंक हैं, ठीक है। और जिस तरह से मैंने इसे देखा वह ये था कि हर बाजार में ऐसे कई बैंक हैं जिनके बारे में मेरा मानना है कि वे शुद्धिकरण में फंसे हुए हैं। वे, आप जानते हैं, जब तक नियामक उनके प्रति अच्छे हैं और बाजार उन्हें जमा पर कम ब्याज दर और उधार पर उच्च ब्याज दर की अनुमति देते हैं, आप जानते हैं वे कुछ अच्छी रकम बनाए रखने में सक्षम हैं और वे चलते रहते हैं। और कुछ अजीब कारणों से, आप जानते हैं, अमेरिका में 700 बैंक हैं, है ना। जर्मनी में बड़ी संख्या में बैंक हैं। मैंने कहा, आप जानते हैं, इनमें से बहुत से बैंकों के लिए वास्तव में खुद को फिर से विकसित करने का ये एक शानदार अवसर है क्योंकि वे आदर्श होंगे। उनके पास चार्टर हैं, उनके पास पर्याप्त छोटी बैलेंस शीट है। आप जानते हैं, वे काफ़ी लचीले हो सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वे प्रबंधन टीम को बदल सकते हैं और बैंक वो सही हो जाता है। ये पूरी तरह से दुनिया के हर दूसरे हिस्से में नहीं हुआ, है ना। बड़े बैंक एम्बेडेड फाइनेंस में शामिल हो गए, है ना। DBS एम्बेडेड फाइनेंस में शामिल हो गया, शायद उतना नहीं जितना हम मध्य पूर्व में सुनना चाहेंगे। हमने बड़े खिलाड़ियों से एम्बेडेड फाइनेंस के बारे में बात करना शुरू कर दिया और मैंने कहना शुरू कर दिया, रुको दोस्तों, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड मेरी नज़र में एम्बेडेड फाइनेंस नहीं है। भले ही आपने क्रेडिट अप्रूवल को बहुत तेज कर दिया हो और आप उन चीज़ों को करने में सक्षम हो, तो फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। क्या आप किसी विशेष प्रकार के बैंक देखते हैं? सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, मैं आकार के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। क्या वे बांस को अपनाने में बेहतर हैं और क्या वे तेजी से आगे बढ़ेंगे? क्या हम दुनिया के अन्य हिस्सों में अमेरिका का थोड़ा और हिस्सा देखने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि बड़े बैंक बैंकिंग एज ए सर्विस बाजार पर राज करेंगे? मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बैंकों के आकार के और उनकी बैंकिंग एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल के प्रति उनकी प्रवृत्ति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है। मैं देख रहा हूं कि अधिक से अधिक प्रगतिशील मानसिकता वाले नेता बागडोर संभाल रहे हैं। दुनिया भर कई बैंक दोनों टियर 1, टियर 2 और टियर 3 दोनों हैं, और टियर 2 और टियर 3 बैंकों के लिए स्केलिंग के तरीके के रूप में एम्बेडेड फाइनेंस के बारे में सोचना बहुत मायने रखता है ना। कैनिबलाइजेशन के बारे में कम बातचीत होती है। टियर 1 बैंक विशाल और नौकरशाही प्रवृत्ति वाले होते हैं और इसलिए चर्चाएं थोड़ी अधिक जटिल हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि बहुत से टियर 1 बैंक अपने लिए उन क्षमताओं को सक्षम करने के संदर्भ में हम जैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में डेटा के मुद्रीकरण के संदर्भ में मैंने जिन सभी वार्तालापों के बारे में बात की है, सवाल यह है कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, है ना। और ऑनडेक्स जैसी किसी चीज के निर्माण के अस्तित्व का यही कारण था, क्योंकि जिस तरह से मैं इसके बारे में सोचता हूं, बिजनेस मॉडल को चुनौती देने की कोशिश करने के लिए एक बार सही मानसिकता या कम से कम सही प्रगतिशील नेता मौजूद हो, तो उसके लिए तकनीकी मंच तैयार और उपलब्ध होना चाहिए ताकि वे इसे साकार कर सकें। तो मेरे अपने आदर्शवादी भाग का एक हिस्सा कह रहा है, मैंने मंच बना लिया है, मैं बाहर जा रहा हूं और बैंकों से बात कर रहा हूं। मैं उन्हें उनकी एम्बेडेड फाइनेंस क्षमताओं के निर्माण के बारे में बातचीत पर सलाह दे रहा हूं और दुनिया भर में अधिक एम्बेडेड फाइनेंस बैंक बनाने के लिए विक्रेता के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैंकों के आकार को लेकर कोई भेदभाव है। यह आमतौर पर एक दृष्टिकोण मानसिकता का मुद्दा है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है, बैंकों का आकार नौकरशाही की जटिलता को बढ़ाता है जो बाद में बदल जाती है। और वहीं से मेरा तर्क आ रहा है। मेरा तर्क प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आप जानते हैं जटिलता, आकार, पैमाने इत्यादि से आ रहा है। तो यह निर्णय लेने का काम करता है। अब मैं एक दूसरा दृष्टिकोण ला रहा हूं और आप जानते हैं, आप मुझे बताएंगे कि मेरी परिकल्पनाएं सही हैं या नहीं। तो आप जानते हैं, हम दुनिया भर में ओपन बैंकिंग, ओपन फाइनेंस आते देख रहे हैं। ज्यादातर निराशाजनक, है ना। जैसे कि इसने वास्तव में भुगतान के वादे को पूरा नहीं किया है। मैं सहमत हूं। आप जानते हैं, इसमें खाता समेकन है। इसकी पहुंच आपकी जानकारी का एकल दृश्य तक है जो खाता समेकन है। इसमें है, ठीक है। लेकिन क्या आप ओपन बैंकिंग को एक उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकों को बांस में आने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में ग्राहक डेटा तक पहुंच खोलने के लिए बाध्य या प्रोत्साहित किया जा रहा है, या आप वास्तव में सह संबंध नहीं देखते हैं? वास्तव में मुझे दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखता, ठीक है।
इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ओपन बैंकिंग मूल रूप से ग्राहक के यह निर्धारित करने के अधिकार के बारे में है कि उनके डेटा का उपयोग कब किया जाता है और उनकी सुविधानुसार इसका उपयोग कैसे किया जाता है, स्पष्ट रूप से सही मध्यस्थ लेयर और सुरक्षा विचारों के साथ। बैंकिंग एज ए सर्विस एक वितरण रणनीति है और एक वितरण रणनीति और कम लागत और इक्विटी पर रिटर्न बढ़ाने की एक सेवा रणनीति है, ठीक है। और एम्बेडेड फाइनेंस वास्तव में उपयोगकर्ता अनुभव का विवरण है। सहमत। तो ये तीनों परस्पर एक्सक्लूसिव हैं, और नहीं, वे परस्पर एक्सक्लूसिव नहीं हैं। वे एक ही समय में घटित हो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो चाहे आपके पास ओपन बैंकिंग शासन हो या ना हो, बैंकिंग एज ए सर्विस को नहीं रोकता। ऐसा नहीं होता है, और अमेरिका में ये एक उदाहरण है। मेरा सवाल है ये है कि क्या ये इसे तेज करता है? मुझे लगता है कि यह इसमें तेजी लाता है, क्योंकि यह मौजूदा व्यक्तियों को मुद्रीकरण के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने और विभिन्न प्लेटफॉर्मों में ग्राहकों को शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि ये डेटा के बारे में भी है ना? क्योंकि सच तो यह है कि आप नहीं बनना चाहते हैं डेटा का मुख्य प्रदाता। आप जानते हैं अंततः आप यह भी कहने में सक्षम होना चाहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं अगर मैं डेटा देने जा रहा हूं, अगर मैं डेटा दे रहा हूं, तो क्यों ना मैं कुछ उत्पादों का उत्पादन करूं और इसी तरह आगे बढ़ूं। तो मेरा अनुमान है, और मुझे लगता है कि आप और मैंने इस बारे में पहले बात की है, मैं ओपन बैंकिंग प्रकार के नियमों के बीच एक सहजीवी संबंध देखता हूं। नए बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करना। बैंकिंग एज ए सर्विस कई सेवाओं में से एक है जिसे बैंक अपना सकते हैं, है ना। स्पष्ट रूप से बैंकिंग मॉडल से परे है टिंकॉफ की तरह, जो इस बारे में है कि हम बैंक में अधिक सेवाएं कैसे जोड़ते हैं और सुपर ऐप मॉडल में कैसे जाते हैं। और अगर आपके पास बैंकिंग एज ए सर्विस है, तो जैसा आपने कहा, मैं वास्तव में बैंकिंग उत्पाद क्यों नहीं पेश कर रहा हूं, केवल गैर एफआईज के माध्यम से भुगतान ही क्यों? और वहीं से पूरी एम्बेडेड फाइनेंस की कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो मेरा सवाल फिर से एम्बेडेड फाइनेंस पे आता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसके बारे में बहुत कुछ 7 ट्रिलियन के मूल्य के बराबर लिखा गया है। आप जानते हैं कि बैंकिंग में हम इतने ट्रिलियंस के बारे में बात करते हैं कि मैं उनकी गिनती भूल जाता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई पूर्ण है। वास्तव में किसी ने बैठकर यह नहीं कहा कि प्रत्येक व्यवधान का पूर्ण मूल्य क्या है, और मुझे लगता है कि संख्या इतनी अधिक ट्रिलियंस की होगी कि हम नहीं जानते। क्योंकि आप जानते हैं एआई ट्रिलियंस बना रहा है, ब्लॉकचेन ट्रिलियंस बना रहा है, बास ट्रिलियंस बना रहा है। मेरी तर्क शक्ति यह है, लेकिन चारों ओर जाने के लिए इतने ट्रिलियंस नहीं है। और फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से नहीं बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप जानते हैं, जिसे भी हम दोष देना चाहते हैं, हम उन्हें अलग से दोष देंगे। अब एम्बेडेड फाइनेंस बहुत दिलचस्प है। भुगतान स्वाभाविक रूप से शुरू हुआ क्योंकि वास्तव में इसका सही अर्थ था, ठीक है। लोग भुगतान को, आप जानते हैं, अदृश्य बनाना चाहते हैं। ये एक लेन देन की बात है। हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं भुगतान को कैश की जगह लेनी पड़ी, तो एम्बेडेड होना सही था, है ना। तब से हमने संघर्ष किया है, ठीक है। उधार उत्पाद सामने आए। BNBL एक तरह से एम्बेडेड फाइनेंस और शरारती पोस्टर चाइल्ड का पोस्टर चाइल्ड था, जैसा कि मैं इसे कहता हूं। मुझे वास्तव में एम्बेडेड फाइनेंस पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि यह तरलता के मुद्दे को संबोधित करता है। जरूरी नहीं कि फंडिंग गैप का मुद्दा हो। क्या इसे विनियमित किया जाना चाहिए? हाँ, एक हद तक। क्या इसे उपभोक्ता ऋण की तरह विनियमित किया जाना चाहिए? शायद। इसके बारे में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जरूरत के समय और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है। लेकिन फिर से मैं इस दलदल में नहीं पड़ना चाहता कि क्या विनियमित किया जाना चाहिए और किस हद तक। सच्चे अर्थों में एम्बेडेड फाइनेंस पर आप कितने सकारात्मक हैं? बचत, धन, निवेश, उधार वास्तव में 7 ट्रिलियन की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, या ये सारभूत हो रहा है कि हर कोई कहता है आपको कुछ पता है। इसने हमारे बैंक करने के तरीके को बदल दिया है। मुझे लगता है कि इसकी वास्तविक क्षमता वही है। मेरा मतलब है, किसी को केवल यह देखने के लिए चीन को देखने की जरूरत है कि वह बड़े पैमाने पर लाभप्रदता, बड़े मार्जिन और एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र पर कैसे काम करता है। आप चीन में ऑटोमोबाइल आरण या मॉर्टगेज आरण ले सकते हैं और आपको यह नहीं पता होगा कि इसका वित्त पोषण वी बैंक द्वारा किया गया था। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यह सापेक्ष है, या कम से कम लोकप्रिय धारणा के विपरीत। मुझे लगता है कि यह वास्तव में उस दिशा का मार्गदर्शन कर रहा है जो यह दुनिया भर में हो सकता है, और हम सभी उस दिशा में छोटे कदम उठा रहे हैं, जैसा कि हम दुनिया के अधिकांश देशों में बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या ये $7 ट्रिलियन या जितना भी ट्रिलियन हो उसे पूरा करेगा। मुझे लगता है कि जितना भी ट्रिलियन हो, क्या ये बड़ा पर्याप्त है? क्या ये इतना सारभूत होगा कि आप जानते हैं हम बैंकिंग को बहुत अलग तरीके से देखने जा रहे हैं। हाँ, अगले 5 वर्षों में। मैं अगले 20 वर्षों के बारे में भी नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जानते हैं मैं 5 वर्षों से अधिक काम नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि आपकी योजना क्या है, ठीक है। आप एक संस्थापक हैं। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही एक बड़े एग्जिट राउंड की तलाश में होंगे। लेकिन अगले 5 से 7 वर्षों में क्या हम वास्तव में जो कुछ आज देख रहे हैं उससे कुछ अधिक परिष्कृत होते हुए देखने जा रहे हैं?
मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 वर्षों में हम बहुत अधिक प्रयोग देखेंगे। मेरा मतलब है, सिर्फ एक उदाहरण के लिए, हम केवल 6 से 8 महीने से एक अलग इकाई के रूप में रहे हैं, है ना? और पहले से ही हम 5 से 10 बैंकों से बात कर रहे हैं कि वे अपनी बैंकिंग एज ए सर्विस में एम्बेडेड फाइनेंस के महत्वाकांक्षा को कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन एम्बेडर्स का क्या? तो मुझे पता है कि टेलकॉस बात कर रहे हैं। टेलकॉस हमेशा से बैंक बनना चाहते थे। आप जानते हैं, आप हजारों साल पीछे जा सकते हैं, है ना? मैं एक रिटेलर के लिए काम करता था। मुझे लगता है कि मैं इस हिस्से में एम्बेडेड फाइनेंस का अग्रदूत था, सिवाय इसके कि मुझे नहीं पता कि एम्बेडेड को कैसे लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि उस समय ये शब्द नहीं था, है ना? जैसा कि आपने अभी कहा, हमें 5 या 10 साल पहले ये नहीं पता था कि बास एम्बेडेड फाइनेंस का क्या मतलब है। ठीक है, क्या आप अधिक से अधिक खिलाड़ियों को यह कहते हुए देख रहे हैं, आप जानते हैं हम वित्तीय सेवाओं में आना चाहते हैं, भले ही इसके लिए हमें जोखिम उठाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमारे पास डेटा है और हम ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, हर कोई डेटा का मुद्रीकरण करना चाहता है ना? जैसे बैंक डेटा को मुद्रीकृत करना चाहते हैं, रिटेलर्स डेटा को मुद्रीकृत करना चाहते हैं। क्या वे आपसे बात कर रहे हैं? वे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, वे हमारे क्लाइंट्स से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे क्लाइंट्स बैंक है, हम उन्हें बिजनेस मॉडल चलाने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन क्यों नहीं? वे आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक रिटेलर आपसे क्यों नहीं आकर कह रहा है कि मुझे मेरी लेयर बना कर दो? और फिर मैं क्या करता हूं कि मैं इन बैलेंस शीट प्रदाताओं को बेदखल कर देता हूं। मैं उस आदमी से भुगतान प्राप्त कर सकता हूं, मैं उस आदमी से उधार प्राप्त कर सकता हूं, मैं उस आदमी से जो कुछ भी चाहूं वह प्राप्त कर सकता हूं। तो उनमें से बहुत से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वे हमारे पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो मेरा व्यवसाय नहीं है। मेरा व्यवसाय बैंकों को दूसरी तरह से जोड़ने में सक्षम बनाना है। इसलिए एक सेक्टर के रूप में आप देख रहे हैं कि ऑडेक्स के रूप में आप रणनीतिक कारणों से अपने ग्राहक वर्ग पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। नहीं, और वे सीमित हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे खुदरा विक्रेता या मूल रूप से कोई भी अग्रणी खिलाड़ी जो ऐसा करना चाहता है, उसे सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि नियामक हमेशा एक बाधा होता है ना? ऐसे करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बाधा है और यह महंगा है। उनके लिए निर्माण करना बड़े पैमाने पर कैपेक्स गहन है। तो बहुत से रिटेलर और फ्रंट एंड खिलाड़ी उसी निष्कर्ष पर आते हैं जिस पर मैं आया हूं, यह कहने के लिए कि क्या बैंक के साथ साझेदारी करना बेहतर है, उन्हें पूरा बैंकिंग प्रक्रिया और नियामक चलाने दें। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन हम ऑर्केस्ट्रेशन लेयर क्यों नहीं रख सकते? हम अब भुगतान में ऐसा कर रहे हैं। आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो हम एक उधार और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर क्यों नहीं रख सकते? और वे ऐसा करते हैं। आप जानते हैं, एटमी दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा करता है। मैं वास्तव में एटमी के साथ काम करता था। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंततः आप उस जोखिम को अंडरराइट करने के लिए लाइसेंस के पीछे जा सकते हैं। शायद नहीं। और अगर आप उस जोखिम को अंडरराइट करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा करने में सक्षम होना बेहद महंगा है। मैं नहीं चाहता। तो आप जानते हैं, मैं दूध चाहता हूं, मैं गाय नहीं चाहता। ठीक है, इस अर्थ में एक खुदरा विक्रेता के रूप में जब आप नियामकों से मुझे एक और जटिलता पूछने के लिए कहते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नियामक प्रमुख कहां हैं। डेटा एक बहु उद्योग विषय बनता जा रहा है ना? ये केवल वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये डेटा है। ठीक है, क्या नियामक आपस में बात कर रहे हैं? और मेरा मतलब क्रॉस बॉर्डर नियामकों से नहीं है, मेरा मतलब टेलीकॉम नियामक से लेकर वित्तीय सेवाओं के नियामक तक है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यही बड़ी चुनौती है। आप जानते हैं, वित्तीय सेवाओं का लोकतंत्रीकरण ये है कि नियामक शायद ही कभी एक दूसरे को हेलो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक दूसरे से नफरत है, लेकिन आप जानते हैं, वे कहते हैं, आप जानते हैं, मैं एक टेलको नियामक हूं, मैं जो भी हो, यात्रा, आप जानते हैं, लॉजिस्टिक्स, परिवहन को नियंत्रित करता हूं। जब आप वित्तीय नियामकों से बात करते हैं, तो क्या बातचीत में यह मुद्दा उठता है? नहीं, ईमानदारी से कहूं तो नहीं, और इस विशेष पहलू के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित है। मैं अपना अधिकांश समय अपने क्लाइंट बैंकों को नियामकों से बात करने में मदद करने, उन्हें उन मॉडलों की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करने के लिए कलाकृतियां प्रदान करने में व्यतीत करता हूं जिन पर वे शुरू करने वाले हैं। तो नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन फ्रंट एंड पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड को उसके साझेदारों के साथ मदद करने के मामले में मेरे पास जो थोड़ा सा अनुभव है, उससे नियामकों के बीच बातचीत का बहुत कम क्रॉस परागण होता है, जिसे मैं देख सकता हूं, जो मेरे लिए स्पष्ट है। लेकिन कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि सभी नियामक देशों के डेटा सुरक्षा देश के भीतर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के मामले समान रूप से सख्ती रखते हैं। मेरा मतलब है, इंडोनेशिया और मलेशिया काफी समान है। हालांकि ये मेरे लिए स्पष्ट नहीं रहा होगा, उन्होंने बैक एंड पर सहयोग किया हो सकता है। हाँ, मुझे वास्तव में लगता है कि यह एक बड़ी चुनौती होने वाली है, और आप जानते हैं, हम यहाँ इसका समाधान नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ सवाल उठाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि आपने कोई सबूत देखा है या नहीं, और वैसे भी ये ठीक है अगर आपने नहीं देखा है। मैं ऑडेक्स पर वापस लौटता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि आप लीग से हटकर एक बैंक हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि आप वे सभी लेयर प्रदान करते हैं। पारंपरिक बैंक पारंपरिक अवसंरचना प्रदाताओं के आदी हैं। चपलतापूर्वक नवाचार महत्वपूर्ण है, और बहुत से लोग कहते हैं कि लीगेसी मोनोलिथिक नवाचार में बाधा डालती है। मैं सहमत हूं, लेकिन यह स्थिरता भी देती है ना? जब आप बैंकों के साथ कोर बैंकिंग वार्तालाप में शामिल होते हैं, तो आप किस प्रकार की बातचीत करते हैं?
आप जानते हैं क्या वास्तव में वे अपने कोर से दूर जाने के लिए तैयार हैं, या वे सभी कह रहे हैं ठीक है हम अपने लीगेसी कोर को न्यूनतम करेंगे और आपको इसके चारों ओर सब कुछ बनाने देंगे? इसलिए मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो ज्यादातर मामलों में जो वे कह रहे हैं वह यह है कि उन्हें हमारा सिस्टम पसंद है और उन्हें यह तथ्य पसंद है कि यह चप्पल है, समायोज्य है, आप जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लचीले हैं। इसे एक अतिरिक्त स्टैक के रूप में रखें। मौजूदा लाइसेंस पर हमें आपके कस्टमर मास्टर के साथ एकीकृत करना होगा और वह ग्राहक मास्टर आपके कोर में हो भी सकता है और नहीं भी। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार का कोर है। लेकिन उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह इतनी वास्तविक चर्चा नहीं है ना? मैं बहुत से बैंकों को यह सोचते हुए देख रहा हूं कि हम कैसे बड़े और चप्पल बन सकते हैं, बजाय इसके कि मौजूदा कोर की स्थिरता एक वास्तविक विचार हो। और ये नए कोर बैंकिंग प्रदाताओं की तरह नहीं है, जैसे कि हमारे साथी थॉट मशीन स्थिर नहीं है। तथ्य यह है कि हम वास्तव में एक वैश्विक बैंक में बड़े पैमाने पर तैनात हैं। बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप और स्थिर होने में सक्षम होने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। तो ये अच्छा है कि आप थॉट मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगले प्रश्न पर आने वाला था। तो ये रिश्ता क्या है? क्योंकि मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बैंकर हैं। आपने कहा कि आप लीग से हटकर बैंकिंग कर रहे हैं। मैं सोचता था कि थॉट मशीन और आप एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले थॉट मशीन और ऑडेक्स सहायक कंपनियां हैं, ठीक है, लेकिन दोनों स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्टैंचार्ट की पोर्टफोलियो कंपनियां हैं, जिनकी थॉट मशीन में अल्पमत हिस्सेदारी है जो सार्वजनिक है। इसलिए मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं, हमारे पास ये सभी लेयर्स हैं। हमारे पास एक उत्पाद इंजन है। हमारा उत्पाद इंजन जमा की विशिष्ट उपयोग के मामले तक सीमित है। यह व्यापक है, यह स्थिर और बड़े पैमाने पर है। लेकिन जमा और असुरक्षित ऋणों में थॉट मशीन उस विशेष बॉक्स में विशेषज्ञ है जो उत्पाद खाता, उत्पाद इंजन और कुछ हद तक पार्टी प्रबंधन प्रणाली है। और यह आपके स्मार्ट अनुबंध प्रौद्योगिकी पर आधारित है, इसलिए हमारे लिए वे बहुत पूरक हैं। अगर मुझे किसी बैंक से बात करनी हो, ठीक है, और बैंक कहता है कि मैं आज एक डिजिटल बैंक लॉन्च करना चाहता हूं, मैं जल्दी बाजार में आना चाहता हूं क्योंकि गति महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बड़े पैमाने पर चल सके। मैं कहूंगा कि जारीकर्ता प्रोसेसर को प्लग इन करें और जोखिम इंजन को प्लग इन करें, क्लाउड में जाएं और सही करें, लेकिन वह 6 महीने बाद होगा। एक बार जब आपने एक जमा उत्पाद और एक छोटा आर्न उत्पाद लॉन्च और रोल आउट कर लिया, तो आपको और चीजों की आवश्यकता होगी। आपको और चीजों की आवश्यकता होगी जिसके लिए ऑडेक्स नहीं बनाया गया है। ऑडेक्स गति और स्टैक की व्यापकता के लिए बनाया गया है। आपको कई चीजें करने में सक्षम होने के लिए एक दूसरा तीसरा उत्पाद इंजन प्लग इन करने की आवश्यकता होगी, और उस दृष्टिकोण से थॉट मशीन बहुत ही पूरक बन जाएगी। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहा है कि आइए स्पष्ट रूप से एक सहयोगी कंपनी के साथ सहयोग करें और फिर आप सहयोग करेंगे। मुझे लगता है कि आप अन्य कई फिनटेक कंपनियों के साथ भी काम कर रहे होंगे अगर आपको अंतर को भरना है, ठीक है? क्योंकि आप क्यों नहीं करेंगे, है ना? या आप कह रहे हैं कि हमें उत्पाद क्षमताओं का निर्माण जारी रखना चाहिए? बेशक हम कभी भी जारीकर्ता प्रोसेसर व्यवसाय में नहीं जाएंगे। उदाहरण के लिए, यह बहुत जटिल है, कार्ड प्रबंधन बहुत कठिन है। हाँ, तो आप जानते हैं, जैसा कि आपने देखा है, हमने सीमलेस में पेमेंटोलॉजी के साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो वह हमारे लिए हमारा वैश्विक भागीदार बनने जा रहा है। हम स्टैक के अन्य हिस्सों के लिए कई अन्य भागीदारों से भी बात कर रहे हैं। हम समय के शीर्ष पर एपीआई गेटवे के लिए साझेदारी करेंगे, और कुछ और खिलाड़ी उन स्थानों पर थे जहां हम निर्माण नहीं करना चाहते। हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रकाश शब्द भ्रामक है, लेकिन लाइट कोर इंजन डेटा, जुड़ाव, सुरक्षा और फ्रंट एंड के साथ संचालन लेयर, यही सब हम अभी करना चाहते हैं। लेकिन फिर आप एक ऑर्केस्ट्रेटर भी बन रहे हैं, है ना? क्योंकि आप थॉट मशीन ला रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो आप पेमेंटोलॉजी ला रहे हैं। आपने अभी अभी एपीआई लेयर का उल्लेख किया, तो आप एक ऑर्केस्ट्रेटर बन रहे हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन वार्तालाप को देखने के 2 तरीके हैं, ठीक है? कंपोजेबल बैंकिंग दृष्टिकोण में ऑर्केस्ट्रेटर है जिसमें कई कनेक्टर होते हैं और स्टैक पर 30 अलग अलग विक्रेता होते हैं। मुझे यह चुनौतीपूर्ण लगता है। लागत और कुल स्वामित्व लागत के दृष्टिकोण से यह 5000 मिलियन सेटअप की लागत होगी। आप जानते हैं कि इसके साथ एक निश्चित जोखिम जुड़ा हुआ है। संचालन जोखिम, परिचालन जोखिम। आपके पास कई विक्रेता हैं। आप जानते हैं, आरसीए दिलचस्प हो गया है, इसलिए हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम डिलीवरी की दक्षता को अनुकूलित करते हुए परिचालन जोखिम के लिए अनुकूलन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि स्टैक का यह हिस्सा जो फ्रंट एंड, डेटा लेयर, ग्राहक यात्राएं, संचालन है, इसे एक पूर्व एकीकृत समाधान में होना चाहिए, और ऐसी चीजें जिनमें पहले से ही बाजार की अग्रणी क्षमताएं हैं, जैसे बाहरी उत्पाद इंजन और बाहरी जोखिम निर्णय प्रणाली, एक कार्ड जारीकर्ता और एक जारीकर्ता प्रोसेसर, वे चीजें मौजूद हैं और हमें उन्हें एक साथ जोड़ना चाहिए। इस सेटअप में आपके पास 35 विक्रेताओं के बजाय 4 या 5 विक्रेता हैं जो आपके पूरे बैंक स्टैक को चलाते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न। दक्षिण पूर्व एशिया विशाल है, एशिया पैसिफिक इससे भी बड़ा है ना? उदाहरण के लिए वियतनाम में जो कुछ हो रहा है, मैं उसका विशेष प्रशंसक हूं। थाईलैंड एक रोमांचक बाजार है। आप पहले से ही इंडोनेशिया में हैं और वहां बहुत कुछ हो रहा है। मलेशिया है, सिंगापुर है, हाँ छोटा है, लेकिन आप जानते हैं वहां बहुत सारी दिलचस्प गतिविधियां हैं जो चलती रहती हैं इत्यादि। मध्य पूर्व क्यों? खैर, मध्य पूर्व
क्यों ना उन सभी के पीछे जाएं। मुझे यकीन है आप जा रहे हैं, लेकिन क्या आप खुद को बहुत अधिक विस्तृत नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, मामले की सच्चाई यह है कि यह बैंकों के लिए एक लंबा बिक्री चक्र है ना? इसलिए यह वास्तव में बहुत अधिक विस्तार नहीं कर रहा है, क्योंकि हम विशिष्ट बाजारों को लक्षित कर रहे हैं, यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम पहले से ही वहां हैं तो परिचित हैं। वियतनाम और थाईलैंड संभवतः, और कुछ हद तक फिलीपींस। मुझे खेद है कि मैंने फिलीपींस का उल्लेख नहीं किया। हाँ बिल्कुल। इंडोनेशिया और मलेशिया के बाहर वे 3 अन्य बाजार हैं जिन पर हम नजर गड़ाए हुए हैं, और यहां तक कि इस क्षेत्र में मध्य पूर्व में भी हम वास्तव में यूएई, सऊदी, कतर और शायद बहरीन को देख रहे हैं, है ना? तो वे प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनके माध्यम से डिजिटल बैंकिंग के बारे में उनके सोचने के तरीके, बैंक क्या कर सकते हैं, और विभिन्न व्यवसाय मॉडल जिन्हें एक एकल स्टैक के पीछे निष्पादित किया जा सकता है, के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगतिशील है। तो यही कारण है कि हम इसे देख रहे हैं। हम इसे प्रगतिशीलता के संदर्भ में देख रहे हैं, और हमारे भीतर मुझे लगता है सहभागिता क्षमता है ना? लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन कुछ नियामक निहितार्थ हैं, आप जानते हैं, और शुरुआत में ही स्टैक में विनियामक विचार को एम्बेड करने की एक मात्रा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी नियम को सबसे ऊपर रख दें, सही? हाँ, क्या इससे बहुत अधिक जटिलता नहीं बढ़ जाती? दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया पैसिफिक में कुछ समानता है, कुछ है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसा है, लेकिन कुछ समानता है। यहाँ वास्तव में कम समानता है, ठीक है? यहाँ अधिक विविध बाजार हैं। एक युवा चप्पल स्टार्टअप के लिए क्या यह जटिलता का एक अतिरिक्त स्तर नहीं है? और मुझे खेद है कि मैं ज्यादा ही आपसे पूछ रहा हूँ। क्या यह सिर्फ जटिलता का एक अतिरिक्त स्तर नहीं बना रहा है जिसके बिना आप काम कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास दक्षिण पूर्व एशिया या एशिया पैसिफिक में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप किस जटिलता की वास्तव में बात कर रहे हैं? तो कार्य प्रवाह, अनुभव सभी कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं। इसलिए आप क्या पहले आता है, क्या दूसरा आता है, कौन क्या करता है, कौन से डेटा सेट उपलब्ध हैं, और डेटा सेट की परिभाषा को बदल सकते हैं। निश्चित रूप से ये सब कॉन्फ़िगर करने योग्य है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि नियम अलग हैं, ठीक है? डेटा प्रबंधन का तरीका अलग है। क्लाउड के संबंध में लोग अपनी प्रगतिशीलता के मामले में जिस स्थिति में हैं वह अलग है। आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम करने में सक्षम होने के मामले में मौजूदा बैंक, आईटी और प्रौद्योगिकी कार्य कितने चप्पल हैं, जो आप जानते हैं क्लाउड नेटिव चप्पल है। मुझे पता है कि आप ऑन प्रेम कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे क्लाउड पर करना पसंद करते हैं क्योंकि यह पुनरावृत्तीय है, आप तेजी से नवाचार करते हैं आदि। लेकिन वे सभी अलग अलग स्तरों पर हैं। नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अध्ययवादी हैं, हम कहीं भी तैनात कर सकते हैं। पहली तैनाती मुझे पता है, लेकिन उसके बाद आपको नवाचार जारी रखना होगा, और ऑन प्रेम पे यह करना बहुत कठिन है ना? नहीं, तो हम जो करते हैं वह यह है कि हम एक नियंत्रण विमान वास्तुकला क्षमता बनाते हैं, जहां हम बैंक के वातावरण में कोड के अपग्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं और उत्पादन में लाने से पहले बैंक को सुरक्षा प्रोटोकॉल का आकलन करने दे सकते हैं। इसलिए हम एक एकल कोड बेस बनाना चाहते हैं जहां हम लगातार नए ग्राहक आवश्यकताओं के साथ अपग्रेड करते रहें, और फिर हम उस ग्राहक की आवश्यकता को अन्य ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज उपलब्ध नहीं है, हमारे पास ये पहले से ही है। इसलिए खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर अध्ययवादी बनाकर मुझे लगता है कि यह नियामक हिस्से को इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से कम प्रासंगिक बना देता है। अब जहां यह महत्वपूर्ण हो जाती है, कहा जाए तो अतिरिक्त जिम्मेदारी तब होती है जब आप पहली बार एक नए बाजार में तैनात करते हैं। हमें उन बाजारों में डेटा स्रोतों के लिए कनेक्टर कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सऊदी में यह आसान होगा क्योंकि सऊदी में आपके पास एकल डेटा स्रोत है, जैसे कि सिंगापास है ना? आपके पास हर चीज का एकल डेटा स्रोत है ना? इसलिए जब आप पहली बार के लिए कनेक्टिविटी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो दूसरे, तीसरे और चौथे बैंक के लिए यह अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसलिए वास्तव में जब हमने मलेशिया में तैनात किया, जो इंडोनेशिया से बहुत अलग देश है, तो जिन 7.5 महीनों के बारे में मैंने पहले बात की थी, उनमें से अधिकांश स्थानीय डेटा स्रोत कनेक्टिविटी में चले गए, है ना? तो इसमें से अधिकांश एप्लीकेशन परिनियोजन, परीक्षण था, और सब कुछ पूरी प्रक्रिया का एक अंश था। इसलिए मेरे लिए मुझे लगता है कि बोझ वास्तव में स्थानीय डेटा अनुकूलन पर है, बुनियादी ढांचे के नियमों पर इतना नहीं। बढ़िया। तो इससे पहले कि मैं पूछूं कि आप मध्य पूर्व में कहां रहने वाले हैं, मुझे आखिरी सवाल पूछने दीजिए। यह आखिरी सवाल है। आपके अनुभव के आधार पर जो बैंक दक्षिण पूर्व एशिया में बैंकिंग एज ए सर्विस रणनीति शुरू कर रहे हैं, उनके लिए 2 या 3 सीखें क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार का भागीदार चुनते हैं। आपको आवश्यकता है, आपका मतलब एम्बेडर से है? एम्बेडर, हाँ, जो लोग फ्रंट एंड पे हैं। आपके पास एक ढांचा होनी चाहिए जिसे ऑनडेक्स इस बात की अनुशंसा के रूप में प्रदान करने में प्रसन्न होगा कि आप भागीदार का मूल्यांकन कैसे करते हैं, या भागीदार आपकी आवश्यकताओं के संबंध में कितना अनुकूल है। ये दोनों तरफ है ना? ये सिर्फ एक प्रगतिशील भागीदार नहीं है जो इसे करना चाहता है, बल्कि एक ऐसा भागीदार है जो यह भी समझता है कि एक बैंक की विशिष्ट जिम्मेदारियां और दायित्व होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है,
और इसलिए शायद हर 2 सप्ताह में फीचर्स और कार्यक्षमता की रिलीज के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सही पैमाने पर सही भागीदार सही मानसिकता के साथ बातचीत का सही तरीके से मुद्रीकरण और व्यावसायीकरण करने वाला सही भागीदार हो। इसकी दूसरी वास्तविक सीख यह है कि यदि आप एक सेवा व्यवसाय के रूप में एक एम्बेडेड वित्त बैंकिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो इसे रिंग फेंसिड करें। इसे रिंग फेंसिड करना आवश्यक है। अलग जोखिम मॉडल, अलग परिचालन जोखिम दृष्टिकोण, व्यवसाय का मुद्रीकरण और व्यावसायीकरण कैसे किया जाए और इसे बड़े पैमाने पर कैसे लाया जाए, इस पर शुरू से अंत तक सोचने के लिए अलग व्यावसायिक टीमें हों। इसे मौजूदा व्यवसाय के भीतर एक उपविभाग के रूप में एम्बेड करने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या आपका मौजूदा व्यवसाय काफ़ी अच्छा है या क्या आप बड़े पैमाने पर बाजार में प्रवेश और आरण देने के लिए जोखिम मॉडल चलाने में सक्षम होने के लिए तीसरे पक्ष के डेटा और विश्लेषण को समझते हैं? ठीक है, निश्चित नहीं है। इसलिए यह वास्तव में बैंक पर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि टीम को सही मानसिकता के साथ रिंग फेंस करें और सही भागीदार खोजें। ये 2 बड़ी बातें हैं। मेरा मतलब है तकनीकी बातचीत उन दोनों में से एक के तहत तब आएगी जब समय सही होगा। हम ऐसा करेंगे। ठीक है केल्विन, आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप बहुत थके हुए हैं। वास्तव में हम दोनों थोड़े थके हुए हैं। हम दुबई फिनटेक शिखर सम्मेलन में 2 तरह के गहन दिनों के अंतिम पड़ाव पर हैं, जो मुझे लगता है कि इस साल अच्छा रहा। मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले साल से बेहतर काम किया है, जिसकी हमें उम्मीद थी। ये बड़ा बेहतर था और मुझे लगता है कि कुछ वक्ता वास्तव में काफ़ी दिलचस्प थे। कुछ दिलचस्प बातें सुनी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यकीन है आप जानते हैं हम बात करते रहेंगे। आप जानते हैं ऐसा लगता है कि हम अभी हर हफ्ते बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ईमेल और ऐसी चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ऑनडेक्स के साथ, न केवल मध्य पूर्व में बल्कि समग्र रूप से। मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह अद्भुत है। मैं आपकी प्रतिबद्धता और उत्साह देख सकता हूं और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से संक्रामक है और मुझे यकीन है कि आप यहां इस संक्रामकता को फैला सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि यदि आप बेस और एम्बेडेड फाइनेंस की क्षमता का आधा भी साकार करने में सक्षम होते हैं तो मुझे लगता है कि वित्तीय सेवाओं की दुनिया बहुत अलग दिखने वाली है और मुझे लगता है कि हम केवल रिटेल से आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है आप जानते हैं हम छोटे और मध्यम उद्यम व्यवसायों के लिए कुछ वास्तविक महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित करना शुरू करेंगे और कौन जानता है हम कॉरपोरेट बैंकिंग और ऐसी चीज़ों में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ धन्यवाद। ओम शुभ संध्या। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी डाउन टाइम की ज़रूरत है और मुझे भी। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद अर्जुन, हमेशा खुशी होती है। तो देवियों और सज्जनों, ये थे केल्विन टैन। जैसा कि मैंने कहा केल्विन सिंगापुर से आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अब मध्य पूर्व में अधिक समय बिताने वाले हैं। तो पिच जानते हैं, अगर आप उन्हें अपने बैंकों के गलियारों में या अपनी बीमा कंपनियों में या अपने खुदरा या टेल्को फर्मों में चलते हुए देखें तो अब आपको पता है कि वह कैसे दिखते हैं। उन्हें बुलाकर अच्छा लगा। फिनटेक संस्थापकों की संख्या के मामले में ये 2 दिन गहन रहे जिनका मैं इंटरव्यू कर सका। मैं वास्तव में थक गया हूं, लेकिन इसके साथ मैं अलविदा कहता हूं और आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा। अलविदा।